अमावस्या की रात को गुजरे अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे और इस अंधेरी रात में रोहित बस में शामली तक का सफ़र कर रहा था। बस में उसके साथ उसके अलावा एक लड़की और दो आदमी भी बैठे हुए थे। वह दोनों आदमी पीछे की सीट पर बैठे हुए उस अकेली लड़की को लगातार घूरे जा रहे थे, मानो कि अगर मौका मिले तो वह उसको कच्चा ही चबा जाएंगे। रोहित ये सारी चीज़ें देखता है और उसे यह सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूसरी तरफ उसे किसी भी तरह जल्दी से शामली पहुंचना था। वैसे भी वह अपने समय से 1 घंटा लेट हो चुका था, तो वह किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता। इसीलिए रोहित उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वह सोचता है कि अगर उस लड़की को कुछ परेशानी हुई तो बस में कंडक्टर और ड्राइवर तो है ही, पर शायद उस लड़की को बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर भरोसा नहीं था। वह उन दोनों आदमियों को घूमने से काफ़ी असहज महसूस कर रही थी। उन दरिंदों की भीड़ में उसे रोहित कोई देवता जैसा दिखाई दे रहा था और वह उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपके पास बैठ जाऊं। रोहित एक पल के लिए उस लड़की को देखता है और फिर कहता है, वैसे तो इस पूरी बस में बहुत सी जगह है, लेकिन अगर आपको यहाँ बैठना है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लड़की रोहित के रूखे जवाब के बाद भी वहाँ बैठ जाती है। शायद उसे उन दोनों आदमियों के घूरने से ज़्यादा रोहित का रूखा जवाब ही अच्छा लगा। लड़की के बैठने के बाद भी रोहित उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वह बार बार अपनी घड़ी को देखता है और एक दो बार कंडक्टर से पूछता भी है कि शामली कब तक पहुंचोगे। रोहित के बार बार पूछने पर कंडक्टर चिढ़ जाता है और कहता है, ओ भाई, इतनी जल्दी थी तो हवाई जहाज में जाना था ना, बस में क्यों चढ़ गई। शामली आ जाएगी अपने समय पर, शांति से बैठे रहो। रोहित कंडक्टर के इस तरह के रवैये पर कोई जवाब नहीं देता और अपनी घड़ी की ओर देखते हुए खिड़की के बाहर देखने लगता है। तभी लड़की उससे कहती है, लगता है आपको काफ़ी देर हो रही है। रोहित उस लड़की के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। लड़की चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रहती है। बस अब पहाड़ के उस जंगल वाले रास्ते से बस गुजर रही थी, जहाँ दोनों तरफ बस पेड़ ही पेड़ थे और दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। दोनों एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं और फिर विपरीत दिशा में देखने लगते हैं। हर तरफ फैला हुआ यह सन्नाटा मानो चीख चीख कर किसी अनहोनी होने की दस्तक दे रहा था। तभी लगभग 10 मिनट की ड्राइव के बाद कंडक्टर कहता है, लो भैया, आ गया आपका शामली। कंडक्टर की बात सुनकर रोहित बस से नीचे उतर जाता है और उसके पीछे वह लड़की भी बस से नीचे उतर जाती है और लड़की के पीछे वो दोनों आदमी भी बस से नीचे उतर जाते हैं। रोहित आगे बढ़ने लगता है, उसके पीछे पीछे वो लड़की भी आती है, लेकिन वह दोनों आदमी वहीं रुककर इंतजार कर रहे थे। शायद उन्हें यह देखना था कि वह लड़की कहाँ जा रही है। वो लड़की रोहित को रोकते हुए कहती है, सुनिए, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे। जब तक मेरे घर वाले मुझे लेने नहीं आते तब तक क्या आप यहीं पर मेरे साथ रुकेंगे। वो कहे ना, मुझे इन आदमियों से कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। देखिए मैडम, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मुझे पहले ही बहुत लेट हो चुका है। मैंने अपने दोस्त से कहा था कि मैं जल्दी आऊँगा, लेकिन मुझे काफ़ी देर हो चुकी है। आई एम सॉरी, आप अपने घर वालों को जल्दी बुला लीजिए, मैं चलता हूँ। फिर ना जाने रोहित के मन में क्या सोचा और वो वहाँ पे रुक जाता है। लेकिन जब काफ़ी देर के बाद कोई नहीं आता, वह दोनों आदमी भी कहीं निकल गए थे, तो फिर रोहित उस लड़की को
बाय कहकर निकल जाता है। रोहित लगभग आधी रात में बिल्कुल अकेली सुनसान सड़क से बढ़ते हुए एक गली से होते हुए एक कॉलोनी में पहुंच जाता है। वहां कुछ देर चलने के बाद जब वह एक अपार्टमेंट में घुसने ही वाला था कि उससे पहले वह सोचता है कि क्यों न पास की दुकान से अपने दोस्त के लिए कुछ लेता जाए। रोहित को मोले की दुकान का पता था जो पूरी रात खुली रहती है। वो वहाँ पर जाकर कुछ चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक लेने लगता है। वहाँ भी उसे काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि रोहित के पास कैश नहीं था और दुकान के डिजिटल पेमेंट में कुछ दिक्कत हो रही थी। तभी वहाँ उसे एक पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस उसी ओर जाती दिखाई देती है जिस तरफ से रोहित आया था। रोहित बिल पे करने के बाद वापस से अपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है। वह दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था कि उससे पहले दरवाज़ा खुल जाता है और उसके सामने वह लड़की होती है जो अभी अभी बस स्टॉप पर उसे मिली थी। अचानक उसे सामने देखकर रोहित कहता है कि तुम यहाँ पर, मेरा नाम तनीषा है, मैं रेवती की बड़ी बहन की दोस्त हूँ, तुम भी यही आ रही थी। मुझे पहले पता नहीं था, मुझे कहाँ पता था कि आपको यहाँ आना है, वरना मैं आपको अपने साथ ले आता। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अंदर आओ। रोहित अपने कमरे के अंदर घुसने ही वाला था कि इससे पहले रेवती कहती है, अरे रोहित क्या बोल रहे हो, तुम अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। तो मेरी रेवती की बात सुनकर रोहित तुरंत अंदर आ जाता है और आके सोफे पर बैठ जाता है। तनिषा भी रोहित की बगल में बैठती है और उसके बगल वाले सोफे पर चेयर पर रेवती और उसकी बड़ी बहन बैठ जाती है। रेवती रोहित के लाए हुए चॉकलेट्स को देखकर खुश हो जाती है और रोहित को थैंक्स कहने लगती है। रोहित तनिषा को देखकर मुस्कुराता है लेकिन कोई बात नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसके दोस्त को पता चलेगा कि वह तनिषा को यूं ही बस स्टॉप पर छोड़कर अकेले आ गया है तो सभी उसके बारे में क्या सोचेंगे। तनिषा भी रोहित के ऐसे बर्ताव के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती और वह दोनों आपस में एक दूसरे को देखते रहते हैं और सबके बीच में बात शुरू हो जाती है। सभी एक दूसरे से बातचीत करते हैं लेकिन तनिषा चुपचाप बैठकर उन सभी की बातें सुनती रहती है और कुछ भी नहीं बोलती। रोहित भी सबके सामने उसे टोकने से हिचक जाता है कि अगर वह तनिषा से बात करेगा तो जाने उसके दोस्त और दोस्त की दीदी उसके बारे में क्या सोचेंगे। रोहित इतना ज़्यादा सोच लेता है कि वह तनिषा से कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही रेवती और उसकी बहन किसी काम के लिए अंदर जाती है तो रोहित अपने गले को साफ करते हुए तनिषा से पूछता है, फिर कुछ कहता है और वह उसका जवाब देती है। लेकिन उनके वापस आते ही वह फिर से दोनों शांत हो जाते हैं। यह बातचीत का सिलसिला काफ़ी चलता रहता है और फिर सभी खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। रात के लगभग 2 बजने को थे। रेवती और उसकी मन के पीछे पीछे तनिषा भी अपने कमरे में सोने चली जाती है लेकिन उससे पहले तनिषा सभी की नज़रों से छिपकर उसे प्यारा सा हक देती है और रोहित उसके ऐसा खो जाता है कि उसकी आंखों में नींद ही नहीं आती है। उसके लिए तो नींद मानो उड़ सी गई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार तनिषा की वही मुस्कान आ रही थी जिसके बारे में सोचकर वह मन ही मन गुदगुदाया। और रात के करीबन 2:30 बज रहे होंगे। रोहित को अभी नींद नहीं आ रही थी, उसका गला सूखने लगा। वह पानी पीने के लिए अपने कमरे में निकलकर हॉल की तरफ बढ़ता है। कमरे के दरवाजे से लेकर हॉल तक घर की सारी लाइट्स बंद थी जिसकी वजह से वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित अपनी मोबाइल की डिस्प्ले लाइट से हॉल तक पहुँचता है और वहाँ जाकर लाइट्स की स्विच ऑन करता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है उसके पीछे तनिषा खड़ी होती है जिसे देखकर रोहित कांप जाता है। लेकिन जैसे ही वह देखता है कि तनिषा है तो फिर अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करता है और ऐसे ही दिखाता है जैसे कि उसे कुछ भी नहीं हुआ हो।
लेकिन तनिषा का बर्ताव अब बदला बदला सा लग रहा था। वह पहले से काफ़ी शांत लग रही थी। उसके बाल चेहरे से आगे थे। रोहित मुस्कुराते हुए उसके वह अचानक से आने की बात को इग्नोर करता है और पानी की तरफ बढ़ जाता है। मटके से पानी का गिलास भरता है और गिलास को जैसे वो अपने मुंह की तरफ बढ़ाता है कि एक बार फिर तनिषा उसके चेहरे के ठीक सामने खड़ी होती है। अचानक यूं तनिषा को इतना करीब देख उसके हाथ से गिलास छूट जाता है और वो पूछता है, क्या हुआ तनिषा, तुम अचानक यहाँ कैसे? तनिषा रोहित की बातों को कोई जवाब नहीं देती। रोहित दोबारा उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना? ऐसे भूतों की तरह क्यों खड़ी हो? रोहित की इस बात पर तनिषा गर्दन को टेढ़ा करके उसकी तरफ देखती है और उसके चेहरे पर बिखरे हुए बाल अचानक से उसके दोनों तरफ फट जाते हैं और वह रोहित से कहती है, रोहित तुम्हें वहाँ कोने में किसी की आवाज़ आ रही है? रोहित उसके सवाल पर सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। तुम किस आवाज़ की बात कर रही हो? रोहित के जवाब को सुनकर तनिषा का पूरा भाव बदल जाता है। उसका चेहरा ऐसा होने लगता है जैसे वह अगले ही पर रो देगी और वो दोबारा रोहित से कहती है, क्या तुम वहाँ में किसी को रोने की आवाज़ नहीं आ रही? किसी बच्चे की रोने की आवाज़। रोहित इस बार भी मना कर देता है। इस बात पर तनिषा जोर से उससे कहती है, कैसे नहीं आ रही? तुम्हें आवाज़ मेरे कानों में आवाज़ चारों तरफ से गूंज रही है। वहाँ देखो एक बच्चा रो रहा है, दूसरे कोने में एक माँ अपने बच्चे की लाश को देखकर रो रही है। मेरे सामने तो देखो ये कौन है? सफ़ेद साड़ी में विधवा कौन है और ये मेरी तरफ क्यों बढ़ रही है? रोहित तनिषा के इस अजीब सी बातचीत को सुनकर घबरा जाता है और उसे लगता है कि वह कहीं तनिषा को कुछ तो हो तो नहीं गया। वह तनिषा का हाथ पकड़कर कहता है, तनिषा तुम ठीक तो हो ना? इस बात पर तनिषा जोर से चिल्लाती है, मुझे मत छुओ। तनिषा एकदम से जोर से चीखती और कहती है। रोहित उसके हमले से बच्चों रोहित के देखने के लिए जैसे पीछे मुड़ता है कि उसके हमले से बचना है, वैसे उसे पीछे ऐसा लगता है कि उसके सामने अचानक एक इंसान अपने मुंह को खोलते हुए चीख रहा है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। लेकिन अगले पल वह रोहित के बेहद नज़दीक आकर अचानक से गायब हो जाता है। रोहित डर के मारे झटके से नीचे गिर जाता है, जैसे कि मानो उसे किसी ने धक्का दिया हो और वो तनिषा के पैरों में गिरा हुआ था। मैंने कहा था ना रोहित, वहाँ कोई है, इस कोने में भी उस कोने में भी, तुम्हारे पीछे भी और यहाँ मेरे अंदर भी। अचानक से तनिषा का पूरा शरीर 180 डिग्री तक घूम जाता है और उसका चेहरा पीछे बाल आने लगते हैं और पीछे की तरफ पूरा मुड़ जाता है। यह देखकर रोहित की चीख निकल जाती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। उसकी चीख सुनकर उसके दोस्त की उसकी बड़ी दीदी हॉल में आ जाती है और वह देखते रोहित बेहोश पड़ा था। रोहित को किसी तरह से होश में लाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद रोहित होश में आता है तो पूछता है, तुम्हारी दीदी की वह दोस्त कहाँ है जिसकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी? रोहित की इस बात पर रेवती कहती है, मेरी दीदी की कौन सी दोस्त, यहाँ तो बस हम तीन ही हैं। रोहित कहता है, अरे नहीं, हम तीन, वह कैसे? तनिषा कहाँ है मेरी दीदी की दोस्त? रोहित की इस बात पर रेवती की बंद कहती है, कौन तनिषा? मेरी कोई तनिषा दोस्त नहीं है। रोहित कहता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो कल रात यहीं पर बैठी थी तुम्हारे बगल में जब हम लोग बातें कर रहे थे। वो बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। रोहित को घबराता हुआ देखकर रेवती सबसे पहले अपने दोस्त को शांत करती है और उसके बाद उससे कहती है, रोहित यकीन मानो यहाँ पर तीनों के अलावा कोई नहीं है। हम तो कल रात को यह सोचकर परेशान हो रहे थे कि आखिर हम दोनों से नज़रें हटाकर आखिर तुम किसे देखकर मुस्कुरा रहे हो। मुझे लगा कि शायद तुम ट्रेवल करके थक गए हो, इसीलिए ऐसा कर रहे हो। इस बात पर रोहित कहता है, क्या तुम? रोहित की इस बात पर रेवती को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, बस रोहित बहुत हुआ, अब तुम आराम करो, हम कल बात करेंगे। इतना कहकर वह दोनों कमरे के अंदर सोने चली जाती है। लेकिन रोहित की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसके सामने बस बैठी तनिषा नजर आ रही थी और वह दूसरी तरफ वो तनिषा जिसकी गर्दन अचानक से घूम गई थी।
उस बड़े में सुबह हो जाती है। रोहित की आंखें खुलती है और वहाँ से निकल जाता है, जबकि वो पूरे हफ्ते में रुकने वाला था। लेकिन जो भी उस फ्लैट में कल रात हुआ, उसके बाद वह सुबह ही उस फ्लैट को कि बिना बताए निकल जाता है। और जैसे ही वो उस स्टेशन पर पहुंचता है तो वहाँ पर देखता है कि एक एम्बुलेंस खड़ी है और एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है और कुछ पुलिस वाले और कुछ लोग वहाँ पे खड़े हैं। जैसे ही रोहित आगे बढ़ता है और उस लाश को देखता है तो वो तनिषा की थी और उस तनिषा की लाश को देखकर वही रोने लगता है।